Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. So आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द एराज ऑफ फिजिक्स। एराज ऑफ फिजिक्स से आपका जो टॉपिक था वो था मुस्लिम साइंटिस्ट, लेकिन मुस्लिम साइंटिस्ट से रिलेटेड ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि आपको पता होनी चाहिए और ये थोड़ी सी फिजिक्स में आपके शामिल हो जाती हैं। देखिए, फिजिक्स को हमने जो कैटेगराइज किया है वो 4 मेन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है या 4 टाइम स्केल में हमने उसको कैटेगराइज किया है। हम अगर बात करें कि सबसे पहले जो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इनको एज अ साइंस के तौर पर ही समझना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो थे एंशियंट पीरियड। सबसे पहले जो हमारा पीरियड था उसको हम कहते थे एंशियंट पीरियड, एंशियंट एरा। ठीक है। नंबर 2 हमारा हुआ करता था, इसको हम कहते थे मुस्लिम एरा। नंबर थर्ड हमारा होता था क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। नंबर 4 है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। तो ये हमारे जो है वो कुछ ओल्ड एरास थे जिसके अंदर हमने फिजिक्स को क्लासिफाइड किया। सबसे पहला एंशिएंट एरा था, ये हमारा ऑलमोस्ट 3000 बीसी से ऑलमोस्ट 600 ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो इसको हम दोबारा रिकैप कर लेते हैं। चलें, फिर हमने पढ़ा कि एंशिएंट एरा जो है वो हमारा 3000 से लेकर 680 तक का जो एरा है, जो टाइम पीरियड है, वो हमारा एंशिएंट एरा होता है। इसके बाद मुस्लिम एरा की बात करें हमने, मुस्लिम एरा जो होगा हमारा वो 680 से लेकर 1580 के दरमियान में होता है। उसके साथ क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुई और 19th सेंचुरी के एंड तक ये रहा। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स क्या हुआ, जब सेंचुरी क्लासिकल 19th सेंचुरी में हमारी क्लासिकल फिजिक्स एंड हो गई तो फिर स्टार्ट हुआ मॉडर्न फिजिक्स, और अब तक जो स्टिल हम अभी तक जो यूज करते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स को ही यूज कर रहे होते हैं। सो अगर मैं इनमें आपको डिफाइन करूं कि कुछ साइंटिस्ट के बारे में कि किस किस ने इस पर काम किया, तो एंशिएंट साइंटिस्ट के अंदर जो है वो बड़े बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, जिसके अंदर जो है वो ग्रीक साइंटिस्ट शामिल ग्रीक्स हैं, ठीक है, पर्शियंस हैं, इजिप्शियंस हैं, चाइनीज़ हैं, इंडस वैली पीपल हैं, उसके अलावा जो है वो बेबीलोनियंस हैं, ठीक है, आर्किमिडीज है। ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं या बहुत सारे नेशंस हैं जिन्होंने जो है वो इस एंशिएंट एरा में काम किया था, और ये बहुत लॉन्गेस्ट एरा भी था। लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा कोई डिटेल में जो है वो क्या मॉडिफिकेशन नहीं हुई थी, साइंटिस्ट बाहर ये थे। उसके बाद आते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट के अंदर इब्नुल हैतम है, अल-बैरूनी है, याकूब अल-किंदी है, इसके अलावा इब्न सीना है, इसके अलावा जो जाबिन हयान है, ठीक है, अल-खारज़मी है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, और हयाम है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है मुस्लिम एरा में भी काम किया था और बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन क्रिएट किया था इन द फील्ड ऑफ साइंस की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। मुस्लिम के बाद क्लासिकल फिजिक्स, आई डोंट नो के ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का डिफरेंस, तो मैं नहीं समझता कि इसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन से बिलोंग करती है और आइंस्टाइन फिजिक्स जो है वो आइंस्टाइन से बिलोंग करती है, ये आपको मालूम है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इसको। उसके साथ साथ क्लासिकल फिजिक्स को न्यूटन फिजिक्स भी कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स को हम आइंस्टाइन फिजिक्स भी कहते हैं, वो इन्हीं साइंटिस्ट की नेम की वजह से, इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से कहते हैं। अच्छा, अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ जाते हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट की तरफ। अगर हम बात करें सबसे पहले इब्नुल हैतम, और इब्नुल हैतम का जो टाइम पीरियड है, जो उनका प्लेस है, वो है हमारे बसरा इन इराक। मुस्लिम इनका जो टाइम पीरियड है वो भी आप मेंशन कर लीजिए कि इनका जो टाइम पीरियड है वो है आपका
10th सेंचुरी, जो है वो 10th सेंचुरी के अंदर जो है ये इनका टाइम पीरियड है। और कहाँ पर पैदा होते? बसरा इन इराक। एक छोटी सी बात सुन लीजिए कि मुस्लिम एरा जो स्टार्ट होता है उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक हमारे खलीफा हारून रशीद, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुस्लिम एरा के बाद या उनकी जब खिलाफत थी तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड से एक अनाउंस की थी कि आप जो है वो जो भी साइंस की फील्ड में काम करता है, जो भी साइंटिस्ट है, वो उन्होंने एक हब बनाया, एक लाइब्रेरी बनाई और कहा कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो आपका सारा एक्सपेंस बेयर करेगी, आप जस्ट अपनी अपनी फील्ड्स में काम कीजिए। तो लोगों को इकट्ठा किया, साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया। तो मुस्लिम एरा में जो इस वक्त रिसेंटली एक एजुकेशनल हब माना जाता है यूरोपियन कंट्रीज को, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड, इस तरह की यूनिवर्सिटी सारी, तो एक एजुकेशन हब माना जाता है यूरोपियन साइड को। लेकिन मुस्लिम एरा में यही एजुकेशनल हब जो है वो हमारा मुस्लिम कंट्रीज हुआ करते थे। तो मुस्लिम कंट्रीज ने जो कहा गया बसरा इराक की जो है उनकी प्लेस थी जहाँ ये पैदा हुआ है। उसके साथ साथ सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर काम किया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन्होंने पर काम किया। वर्किंग की अगर हम बात करें तो वर्किंग फील्ड इनकी क्या थी? वर्किंग फील्ड की ऑप्टिक्स थी। तो मेन काम इन्होंने ऑप्टिक्स पर किया था। ठीक है, ऑप्टिक्स मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑप्टिक्स मींस होता है लाइट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। लाइट के बेस पर चलने वाले तमाम स्टडी ऑफ लाइट को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। इसकी बेस पर चलने वाले जितने भी आपके कह लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमने कहा था। इसके बाद बुक्स की अगर हम बात करें तो लिखी देखें बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी, ही रोट मैनी बुक्स, पर जो मेन बुक थी या फेमस बुक थी या मोस्ट फेमस बुक जो हम कहते हैं दैट इज किताबुल मनाज़िर। ठीक है, और किताबुल मनाज़िर जो है वो किस सब्जेक्ट पर लिखी? इट इज रोट ऑन द टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स पर लिखी गई थी। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था कैसे कि किताबुल मनाज़िर, मनाज़िर मतलब किसकी जमा? मंजर की जमा, देखने की जमा, नज़ारे से कहते हैं मंजर, मनाजिर से वर्ड निकला है। तो किताबुल मनाजिर का मतलब भी जो है वो सीन से है, देखने से है, और हम देखते किसे हैं? डेफिनेटली किसी लाइट रेस के जरिए हम देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑप्टिक्स में शुमार की जाती हैं। ठीक है, इन्वेंशन या डिस्कवरीज की अगर हम बात करें तो इनकी जो इन्वेंशन है वो क्या था? ही इन्वेंट द पिन होल कैमरा। अब पिन होल कैमरा क्या है? सबसे पहले दुनिया कैमरा था वो इब्न हैतम ने ही बनाया था, और इब्न हैतम ने जो कैमरा बनाया था वो इस पर्पस के नहीं बनाया था जो हम आजकल यूज कर रहे हैं। उनका जो बनाने का मकसद था वो था कि ही स्टडी द सोलर इक्लिप्स। मैं सोलर इक्लिप्स बताता हूँ, पहले पिन होल कैमरा समझाऊं। पिन होल कैमरा इसलिए कहा जाता था कि इस बॉक्स के अंदर, ये ब्लैक एंड बॉक्स यूज किया जाता था, इसके अंदर जो एक पिन, बिल्कुल बारीक सा पिन की तरह एक होल किया जाता था, और उसके बैक साइड पर लेंसेज और स्क्रीन यूज की जाती थी जिस पर आपको इमेज फॉर्म होती थी। मकसद क्या था? सोलर इक्लिप्स का मकसद था कि सूरज ग्रहण, हम नॉर्मली कहते हैं ना कि सूरज ग्रहण को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि इसमें हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं जो कि आपकी आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होती हैं, तो इसको हम नॉर्मली नहीं देख सकते। जब आपको आई साइट वीक होने का खतरा होता है, इसलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक पिन होल कैमरा बनाया जिसके जरिए वो बाद में उन पिक्चर्स को, सोलर इक्लिप्स की पिक्चर्स को स्टडी करके उनकी मूवमेंट, उनकी रीजन, ये सारी चीजें जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए जो स्टडी पर्पस के लिए सबसे पहले कैमरा बना था, और मॉडिफाइड होते होते आजकल इसकी जो इमेज है वो हमारे सामने मौजूद है। इसके साथ इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ही एक्सप्लेन नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था। अब ये नेचर ऑफ लाइट क्या है? नेचर ऑफ लाइट बेसिकली लाइट की मुख्तलिफ नेचर हम कहते हैं। अभी तक जो स्टिल हम समझ हैं उसमें लाइट को कभी मैटर कहते थे, कभी लाइट को एनर्जी कहते थे। तो 10th सेंचुरी में, कब? 10th सेंचुरी में इब्नुल हैतम ने बिना किसी मॉडिफाइड डिवाइसेस के लाइट की नेचर को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि स्टिल आज तक भी जो है वो हम उसको लाइट को मतलब 20th सेंचुरी तक भी हम कंफ्यूज थे कि लाइट होती क्या है। तो 10th सेंचुरी में ये पहले से ही बता चुके थे कि लाइट क्या है? एनर्जी होती है। तो इन्होंने नेचर ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन की। इसके साथ साथ ही एक्सप्लेन द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट की
प्रोपगेशन को एक्सप्लेन किया। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, मोशन, कि लाइट मूव कैसे करती है, लाइट की मोशन क्या होती है, और लाइट की जो मोशन होती है वो इन द स्ट्रेट लाइन होती है। लाइट ऑलवेज मूव इन द स्ट्रेट लाइन। इसके साथ साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए देखिए सुनिए कि कभी भी लाइट मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो वहां पे तीन किस्म के फिनोमेना हो सकते हैं। या तो लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस आ जाएगी, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जस्ट लाइक बॉल, मैं बॉल लूं और इस दरवाजे पे हिट करूं, दरवाजा अगर बंद होगा तो दरवाजे पे हिट करूं, हिट करने में वापस क्या होगी? बाउंस बैक। इसको कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। इसी तरीके से अब मैं डोर ओपन कर दूं और अब मैं बॉल को स्ट्राइक करूं तो बॉल क्या होगा? इस डोर से क्रॉस कर जाएगी क्योंकि इस वक्त डोर ओपन था, ठीक है। तो जब क्रॉस कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, पास हो जाए, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये होगी रिफ्रैक्शन, लाइट गुजर गई, ठीक है, और वापस आ जाए तो रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से मैं अगर एक लाइट लूं और लाइट को अपने हाथ पर जो है स्ट्राइक करूं, स्ट्राइक करने के बाद आप देखते हो कि लाइट का जो लेजर लाइट अगर मैं लूं उसका जो स्पॉट है वो मेरे हाथ पे टकराकर वापस नहीं आता, पीछे आपको कोई इमेज बनती नजर नहीं आएगी, पीछे लाइट का स्पॉट नजर नहीं आएगा। क्या हुआ? लाइट यहाँ पे आई ना, आपको उससे बाहर निकलता हुआ या सामने जाता हुआ नजर आ रहा होगा, तो फिर कहाँ गया? वो इस मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो तीन फिनोमेना हो सकते हैं लाइट के। रिफ्लेक्शन, ठीक है, टकरा के वापस आना, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन, पेनिट्रेट हो जाना, और उस ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है। तीन फिनोमेना हो सकते हैं। इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया कि लाइट जब भी किसी चीज पर टकराती है, टकरा के जब वापस बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो उसको ऐसे ही नहीं हो जाती कि कहीं भी लाइट आके टकराई और आपने किसी भी डायरेक्शन में लाइट बैंड होगी, नहीं। लाइट बैंड जब रिवर्स होती है, रिफ्लेक्ट होती है, वो किसी न किसी एंगल पर होती है, और वही एंगल होता है जिस एंगल पर आपने लाइट को स्ट्राइक करवाई। तो जिस एंगल पर आप लाइट को स्ट्राइक करवाते हो, लाइक दैट, ये इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो भी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है जिस एंगल पर आपने इसको रिफ्लेक्ट, इसको हिट करवाया हुआ। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आने का एंगल, और ये हो गया जाने का एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ये लॉ जो है वो किसने? इब्नुल हैथम ने दिया था। इस लॉ को डिटेल में भी हम 13 चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसके बाद है ये एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। जैसा कि ये वो स्ट्रक्चर था जो कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था, और इस वक्त भी हम जो है वो इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर था और बड़ा ऑथेंटिक स्ट्रक्चर था। इसी में बस मॉडिफिकेशन होगा, हम इसको और मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही कंसीडर किया जाता है। उसके साथ साथ he also explained the method to see an object। देखिए दो साइंटिस्ट है, यूक्लिड एंड प्टोलेमी, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम के दो साइंटिस्ट है, यूक्लिड एंड प्टोलेमी। प्टोलेमी और यूक्लिड का क्या कहना था? ये कहते थे कि लाइट को हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते कब है? जब हमारी आंखों से रोशनी निकलती है, उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर स्ट्राइक करती है और फिर टकरा के वापस हमारी आंख में आती है, हमें वो चीजें नजर आती है। लेकिन मुस्लिम साइंटिस्ट इब्नुल हैथम ने ये बात एक्सप्लेन करी है, उनको क्वेश्चन रेज किया कि अगर मान लें आपकी बात ठीक है तो रात में नजर क्यों नहीं आता? रात में भी तो वही आंख है, उसी में से रोशनी निकलनी चाहिए, वही सरफेस है, उसी पे टकराना चाहिए, फिर वापस हमारी आंख में आना चाहिए, हमें नजर आना चाहिए। तो रात में नजर क्यों नहीं आता? तो फिर वहां पे कंफर्म हुआ ये बात कि हमारी आंखों से रोशनी नहीं निकलती, बल्कि ये फिनोमेना एक्सप्लेन किया किसने? इब्नुल हैथम ने, कि अ लाइट सोर्स या अ लाइट व्हिच इज इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन रिफ्लेक्ट बैक टू द आवर आईज। वो लाइट पहले सोर्स से निकलेगी, उस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, फिर हमारी आंखों में पहुंचेगी, तो हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। वैसे हम कोई चीज को नहीं देख सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, देखिए मैं इस वक्त आपके सामने मौजूद हूं, मैं इस वक्त सराउंडिंग मौजूद चीजों को देख सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं बोर्ड को नहीं देख सकता। क्यों? भाई रोशनी यहाँ पे तो आ रही है, मैं बोर्ड को नहीं देख पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि जो लाइट रेज बोर्ड पर टकरा रही है वो इस वक्त मेरी आंखों में नहीं जा रही, मेरी आईज में एंटर नहीं हो रही,
इसलिए मुझे बोर्ड नजर नहीं आ रहा क्योंकि मेरा फेस आपकी तरफ है, ठीक है। हाँ, आप देख सकते हो बोर्ड को, क्यों? क्योंकि बोर्ड से टकराकर जो लाइट आ रही है वो आप तक पहुंच रही है और आप उसको इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो ये फिनोमेना होता है कि आप चीजों को देखते कैसे हैं, ओके। इसके बाद लास्ट हम कह रहे हैं लीस्ट टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट। लीस्ट टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी चीज में से क्रॉस करने की कोशिश करता है, जैसे मैं आपसे अगर एग्जांपल दूं, देखिए सपोज करें आपने हैदराबाद से कराची की तरफ ट्रैवलिंग करनी है और आपको मैं कुछ वे दे दूं। भाई पहला रास्ता ये है कि आपने हैदराबाद से कराची तक मूव करना है और मूव के दौरान आपको M9 से जाना है हाईवे से, और एक बड़ी लग्जरियस कार है, एक लैम्बोर्गिनी, एक फरारी जैसी बड़ी एक लग्जरियस कार में दे दी जाए और आपने यहाँ पर ट्रैवलिंग करनी है हैदराबाद से कराची की तरफ। दूसरा वे दे दिया जाए कि आपने ट्रेन में सफर करना है, बड़ा क्राउड एरिया है, बड़ा रश हो रहा है, बड़ा शोर है, आपने ट्रेन से ट्रैवल करना है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास किसी ऐसे इंटीरियर रास्ते से आप जाइए जिसमें बड़े हडल्स हैं, रोड खराब है और इस तरह के आपके पास थोड़ी सी हडल्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेकंड और थर्ड वे की तरफ जाएगा, सब फर्स्ट वे को यूज करेंगे। क्यों? इसीलिए कि हर ये ह्यूमन या नेचर है, नेचुरल फैक्ट है कि हर कोई अपने आप को ऐसा वे से गुजारने की कोशिश करता है, ऐसा अपने लिए चाहता है कि उसके हर्डल्स कम से कम महसूस हो, हर्डल कम से कम लगे, वो बड़ी आसानी से बड़ी स्मूथली चीज़ों को पास कर जाए। तो यही नेचर लाइट भी है, लाइट भी वही चीज़ को यूज करती है कि जब किसी पैटर्न में से, किसी ऑब्जेक्ट में से क्रॉस होने की कोशिश करती है तो वही रास्ता यूज करती है जिसमें से उसको लीस्ट टाइम टू ट्रैवल लगे, गुजरने के लिए बड़े कम से कम टाइम लगे और बिना किसी टकराए, बिना किसी हर्डल्स के जरिए वो इजीली क्रॉस करते हुए पास आउट हो जाए। तो ऐसी लाइट को, ऐसे ट्रैवलिंग को कहते हैं लीस्ट टाइम टू ट्रैवल, ठीक है। सो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं कि हमारा आज हमने इब्न हैतम को कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, एंशिएंट टाइम को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो 2-3 मुस्लिम साइंटिस्ट को और डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर के हम इतने रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए